और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने ये प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने यह बड़ा ऐलान किया प्रत्याशियों के नामों का। दरअसल ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर बीएसटीवी पर आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि लेकर लंबे समय से इंतजार था सभी प्रत्याशियों को भी और सभी जनता को भी कि आखिर कांग्रेस अपनी इस पहली सूची में किसे मौका देती है। और अब कांग्रेस ने वो इंतजार खत्म करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। पहली सूची अपनी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के 144 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के 30 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, यानी कि पहली सूची में मध्य प्रदेश के 144, छत्तीसगढ़ के 30। कांग्रेस की पहली सूची जारी। जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 144 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जबकि छत्तीसगढ़ के 30 प्रत्याशी एक सूची में यानी कि पहली सूची में जारी किए गए हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि लंबे अरसे से इंतजार था सभी प्रत्याशियों को भी और जनता को भी। इसके साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस की सूची पर नजर गड़ाए बैठी थी कि आखिर कब कांग्रेस अपनी सूची जारी करती है। जो कि बीजेपी की ओर से 4 सूचियां जारी हो चुकी है। 136 नाम बीजेपी की ओर से आ चुके हैं और अब उन पर किन किन प्रतिद्वंदियों को कांग्रेस मैदान में उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। एक एक कर आपको नाम भी बताएंगे। आपको सबसे पहला अपडेट कि 144 नाम मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से 30 प्रत्याशी, यानी कि 2 सूचियां इस बार जारी की गई, एक मध्य प्रदेश में, एक छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में एक साथ 144 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। आपको बता दें कि दतिया से अवधेश नायक, छिंदवाड़ा से कमलनाथ को टिकट दिया गया है, कसरावत से सचिन यादव, श्योपुर से बाबू जंडेल को टिकट, विजयपुर से राम निवास रावत और सबलगढ़ से बैजनाथ उपाध्याय को टिकट यहां दिया गया है। तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ पर एक बार फिर भरोसा। और कमलनाथ छिंदवाड़ा में कौशल इलाका ये कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस का काफी दबदबा भी है, काफी वर्चस्व कांग्रेस का माना जाता है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ एक बार फिर मैदान में है, कसरावत से सचिन यादव, श्योपुर से बाबू जंडेल, विजयपुर से राम निवास रावत। आपको बता दें कि श्योपुर से बाबू जंडेल को टिकट, कसरावत से सचिन यादव, इसके अलावा विजयपुर से राम निवास रावत और सबलगढ़ से बैजनाथ उपाध्याय को टिकट दिया गया। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट बीएसटीवी पर आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एक साथ 144 नाम के साथ कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है, यानी कि 144 उम्मीदवारों को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। और बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में 30 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। तो आपको बता दें ये एक बड़ा अपडेट है, बड़ा ऐलान। श्योपुर से बाबू जंडेल को टिकट, इसके अलावा विजयपुर से राम निवास रावत, सबलगढ़ से बैजनाथ उपाध्याय को टिकट दिया गया। इसके अलावा और अगर आगे जानकारी दे तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ को मैदान में उतारा गया है। एक बार फिर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। आपको बताते चले, दतिया से अवधेश नायक, छिंदवाड़ा से कमलनाथ, कसरावत से सचिन यादव और श्योपुर से बाबू जंडेल को
टिकट दिया गया है। एक बड़ा अपडेट इस वक्त आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवार और छत्तीसगढ़ के 30 उम्मीदवारों को एक बार पहली सूची में कांग्रेस ने यहां उतारा है मैदान में। बीजेपी की ओर से अभी तक 4 सूची मध्य प्रदेश में और 2 सूची छत्तीसगढ़ में जारी हो चुकी है, यानी कि मध्य प्रदेश में 136 उम्मीदवारों पर बीजेपी ने भरोसा जताया और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 85 उम्मीदवारों को बीजेपी मैदान में उतार चुकी है। देखने वाली बात होगी कि अब कैसा यहाँ आमना सामना दोनों ही पार्टियों को होगा, किन प्रत्याशियों के सामने अब किस प्रत्याशी को कांग्रेस ने उतारा है। एक बड़ा अपडेट फिलहाल आपको ये दे पा रहे हैं कि कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है। एक एक का नाम आपको विस्तार से बताएंगे। कुछ एक नाम आपको बता दिए। विजयपुर से रामनिवास रावत पर भरोसा कांग्रेस ने जताया। श्योपुर से बाबू जंडेल, कसरावत से सचिन यादव, सबलगढ़ से बैजनाथ उपाध्याय को टिकट दिया गया है। एक बड़ा अपडेट इस वक्त आप देख पा रहे हैं बीएसटीवी पर। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि श्योपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने बाबू जंडेल को टिकट दिया और छिंदवाड़ा से एक बार फिर कमलनाथ पर भरोसा। आपको बता दें बीजेपी के लिए एक और बड़ी चुनौती छिंदवाड़ा में कि आखिर कमलनाथ के गढ़ को किस प्रकार से ढाया जाए, चूंकि छिंदवाड़ा के यानी महाकौशल की लगभग जो सीटें हैं वो कांग्रेस के ही खाते में आ जाती हुई दिखाई देती हैं और अब एक बार फिर से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ को कैसे ढाया जाए। आपको बताते चले कि श्योपुर से जहां बाबूलाल जंडेल पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने, तो वहीं बीजेपी की ओर से यहां दुर्गालाल विजय पर बीजेपी ने भरोसा जताया। आपको बताते हैं चले कि मध्य प्रदेश में 144 नामों के साथ कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में 30 नामों के साथ में अपनी पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। तो एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ को टिकट दिया गया, श्योपुर से बाबू जंडेल, विजयपुर से रामनिवास रावत, सबलगढ़ से बैजनाथ उपाध्याय पर भरोसा जताया है। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट बीएसटीवी पर आप देख पा रहे हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है। 144 सीटों पर उम्मीदवार मध्य प्रदेश में घोषित, यानी कि जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस शुभ मुहूर्त में अपनी लिस्ट जारी करेगी और अब वैसा ही कुछ किया। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कांग्रेस ने अपनी ये सूची जारी कर दी है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। कुछ एक नाम अभी आपको हम टीवी स्क्रीन पर ये भी बता रहे हैं कि श्योपुर से बाबू जंडेल पर भरोसा, विजयपुर से रामनिवास रावत पर भरोसा, सबलगढ़ से बैजनाथ उपाध्याय पर भरोसा और सबसे अहम कमलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है। यानी कि एक बार फिर से बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा का किला ढहाना, यानी कमलनाथ के गढ़ में सेंध मारना बीजेपी के लिए एक और बड़ी चुनौती ये जरूर बनेगी। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में 30 नामों के साथ कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे छत्तीसगढ़ से रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, क्या अपडेट है? 30 नामों के साथ कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है, किन किन पर भरोसा जताया? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने जिस तरह से पहले ऐलान किया कि हम 15 तारीख को सूची का ऐलान करेंगे और आज 15 तारीख को ठीक पहली सूची जारी कर दी गई। जिन 20 सीटों पे पहले फेज में चुनाव होना है, उन 20 सीटों के अलावा 8 अन्य सीटों पे भी 10 अन्य सीटों पे भी कुल 30 सीटों पे पहली सूची जारी कर दी गई। सूची पे अगर नजर डाली जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में शामिल सभी मुख्यमंत्री सहित 13 जो मंत्री है सभी को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। किसी का भी टिकट जो है वो नहीं काटा गया। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत है, उनका भी जो है टिकट नहीं काटा गया, उन्हें भी एक बार प्रत्याशी बनाया गया है। केवल एक मंत्री का जिक्र कर लिया जाए, रुद्र कुमार जो पहले अहिवारा से विधायक होते थे, अब उन्हें उनकी सीट बदल दी गई है, वो नवागढ़ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा अगर बात
बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा की कर ली जाए या बस्तर संभाग की पहले बात कर ली जाए, तो जिस तरह से दीपक बैज पहले चित्रकूट से विधायक थे, 2018 में चित्रकूट से दोबारा विधायक चुन के आए थे, लेकिन 2019 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया था। वो लोकसभा का चुनाव जीत के सांसद बने थे, लेकिन फिर से एक बार उन्हें चित्रकूट की सीट से प्रत्याशी बनाया गया। मतलब यह है कि बीजेपी के तर्ज पे ही कांग्रेस ने अपने सांसदों को जो चुनावी मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ से एक सांसद दीपक बैज को मौका मिला है। और अगर दूसरे सांसद की बात कर ली जाए तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि दूसरी तीसरी जब लिस्ट जारी होगी तो संभवतः उन नामों को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दंतेवाड़ा सीट पे जो एसटी सीट है, शहीद महेंद्र कर्मा की वो सीट थी, उस सीट से उनकी पत्नी देवती कर्मा जो 2013 में विधायक बनी, उसके बाद 2019 में जब उपचुनाव हुआ वहां से भी जीत के आई, 2 बार विधायक बनी थी, तो उनका टिकट काट दिया गया है। उनके बेटे छबिंद्र कर्मा जो है उन्हें टिकट दिया गया है। 2018 में भी इस टिकट को लेके काफी घमासान मचा था। माता को टिकट मिलने पे बेटे छबिंद्र कर्मा ने जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया था, लेकिन बाद में वो चुनाव नहीं लड़े थे। कांग्रेस ने उन्हें मनाने में जो है कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार जो है छबिंद्र कर्मा को ही प्रत्याशी बनाया गया है। तो दंतेवाड़ा की स्थिति साफ हो गई है, चित्रकूट की स्थिति साफ हो गई है कि दीपक बैज ही जो है वहां से प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो कुछ विधायकों के टिकट, संसदीय सचिव के टिकट जो है वो जरूर काटे गए हैं। जिस सूची पे अगर नजर डाली जा रही है तो जिस तरह से जो तमाम ये लिस्ट है ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताया है। सारे मंत्रियों को टिकट दे देना ये अपने आप में साबित करता है कि कांग्रेस अपने 5 सालों के विकास कार्यों को लेकर जब धरातल पे जाएगी, जनता के बीच जाएगी, तब उस वक्त उन्हें जो है जवाब देना पड़ेगा कि मंत्रियों के टिकट क्यों काटे गए। लेकिन कांग्रेस ने इससे परहेज किया है। चाहे रुद्रगुरु की बात कर ली जाए, ताम्रध्वज साहू की बात कर ली जाए, शिव कुमार डहरिया हो, जयसिंह अग्रवाल हो, उमेश पटेल हो, अमरजीत भगत हो, टी एस सिंहदेव हो, सभी को जो है टिकट दे दिया गया। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरगुजा संभाग में टी एस सिंहदेव को लेके जिस तरह से चर्चाएं की जा रही थी कि उनकी अगर चली या फिर वो नहीं चाहते थे कि सीतापुर से जो विधायक मंत्री थे अमरजीत भगत उन्हें टिकट मिले, लेकिन जिस सूची में अमरजीत भगत का नाम शामिल है, मतलब साफ है कि सीतापुर में जो है अमरजीत भगत ही जो प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस ने अपने सारे मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया गया। अनिला भेड़िया को भी डोंडी लहारा से टिकट दे दिया गया। भूपेश बघेल खुद पाटन से चुनाव लड़ेंगे जहां से विधायक है। तो अब जो है तस्वीरें साफ हो गई है। अगर वर्सेस की बात कर ली जाए प्रमुख सीटों पे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने जो है दुर्ग से सांसद जो विजय बघेल है उनके जो चाचा है वो होंगे, मतलब चाचा भतीजे अब पाटन सीट से प्रतिद्वंदी होंगे। इसी तरह से जो है राजनांदगांव के अगर जिक्र कर लिया जाए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को यहाँ से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने वहां से गिरीश देवांगन को चुनावी मैदान में उतारा है। मतलब साफ है कि रमन सिंह के सामने भी कांग्रेस ने एक दमदार प्रत्याशी उतारा है। इसमें 2018 चुनाव की बात कर ली जाए तो जो करुणा शुक्ला को वहां से प्रत्याशी बनाया था वो काफी दिनों तक मुकाबले में रही, लेकिन 16,000 वोट से उनकी हार हुई थी। इस बार कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को वहां से प्रत्याशी बनाया है। तो अब तस्वीरें स्पष्ट होने लगी है। 30 सीटों पे, जिन सीटों पे नाम का ऐलान आज कर दिया गया है, तो कुल मिला के ये है कि कांग्रेस ने अपने सारे चेहरे पे, सारे मंत्रियों पे, सारे पुराने विधायकों पे है, सांसद पे है, अब तक भरोसा जताया है, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल, यानी कि इस बार कांटे की टक्कर वाकई में देखने को मिलेगी। जिस तरह से आपने जिक्र किया पाटन से चाचा भतीजे, उम्मीद यही जताई जा रही थी कि इस बार पाटन में कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है वो पारिवारिक रूप भी एक लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि चाचा भतीजों का इस बार सीधा प्रतिद्वंदी है, आमना सामना होने वाला है। 30 नामों का यहाँ ऐलान कर दिया गया है। अवधेश जी, क्या लगता है कि इस बार पुराने जो नेताओं पर भरोसा जताया है, क्या कांग्रेस ने कोई रिस्क नहीं ली है? कांग्रेस क्या ये चाहती है कि पुराने नेताओं को ही मौका दिया जाए? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि नए चेहरों को हम मौका देंगे, लेकिन जब लिस्ट आई तो ये देखा गया कि पुराने चेहरों पर एक बार फिर से भरोसा जताया। बिल्कुल, देखिए अगर 30 नामों का जिक्र किया जाए तो लगभग वही नाम है जो 2018 में प्रत्याशी बनाए गए थे, जो 2018 में कांग्रेस की लहर में जीत के आए थे। कुछ एक नामों पे जिक्र कर लिया जाए तो निश्चित तौर पे जो शिशुपाल सोरी जो है संसदीय सचिव थे, उनका टिकट काट दिया गया है। लेकिन उनके अलावा जो शुरुआती तौर पे लिस्ट पे नजर डाली जाए तो कमोबेश वही प्रत्याशी है जो इस सूची में दिखाई पड़ रहे हैं। भोलाराम साहू को खुद जिसे प्रत्याशी बनाया गया, दलेश्वर साहू जो है फिर से एक बार डोंगरगांव से चुनावी मैदान में होंगे। और उसी तरह से डोंगरगढ़ से भी जो हर्षिता बघेल को टिकट दिया गया है, तो ये नया नाम का जिक्र यहाँ पे किया गया है।
कयास ये लगाया जा रहा था कि खैरागढ़ में जब उपचुनाव हुआ वहां से यशोदा वर्मा चुनाव जीत के आई थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि उनका टिकट शायद काट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं को जिस तरह से टिकट देने का पहले ऐलान किया था, कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने कहा था कि एक लोकसभा से कम हम 2 जो है महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे, तो वो तस्वीर जो है उस सूची में दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर बस्तर की बात कर ली जाए तो बस्तर में जो है देवती कर्मा का टिकट काट दिया गया है। वहां से किसी भी महिला प्रत्याशी को जो है सावित्री मंडावी जो है वो भानु प्रतापपुर से जो है वो मौजूदा विधायक है, वो भी उपचुनाव जीत के आई थी, उनका टिकट बरकरार रखा गया है, उन्हें टिकट फिर से दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो है और कहीं पे ऐसा दिखाई पड़ नहीं रहा है कि बस्तर में 2 महिला उम्मीदवार की जो बात कही गई थी एक लोकसभा में, वो तस्वीर यहाँ पे दिखाई पड़ नहीं रही है। ये जरूर है कि अनिला भेड़िया को डोंडी लोहारा से मंत्री है, उनका टिकट फिर से एक बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, कांग्रेस उन पे भरोसा जताया है। कवर्धा सीट से मोहम्मद अकबर ही प्रत्याशी होंगे। कहा जा रहा था कि कवर्धा में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़की, जिस तरह से कवर्धा साझा में जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में पहली बार राज्य गठन के बाद ऐसा हुआ कि कहीं पे भी सांप्रदायिकता के हिसाब से कर्फ्यू लगाया गया हो, वहां पे बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वाकई में इस बार जो मुकाबला है दोनों ही पार्टियों के बीच में टक्कर का है। और उम्मीदवारों की यदि बात की जाए तो यहाँ देखा गया है कि पुराने उम्मीदवारों पर ही कांग्रेस ने भरोसा जताया, यानी कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आपका बहुत शुक्रिया अवधेश जी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ में। थोड़ी देर बाद संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे, एक एक अपडेट आपको बताएंगे। एक बार फिर से एक ब्रीफ में कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 नामों का ऐलान कर दिया। 144 नामों के साथ पहली सूची जारी। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 30 नामों के साथ पहली सूची जारी। जिस तरह से अवधेश जी जिक्र भी कर रहे थे कि इस बार छत्तीसगढ़ में ज्यादातर पुराने चेहरों को मौका दिया गया है। हालांकि कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन जब पहली लिस्ट सामने आई है तो उसमें यह देखा गया कि ज्यादातर पुराने चेहरे हैं, यानी कि पुराने नामों पर भरोसा जताया है। रिस्क फैक्टर जो है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस बार बेहद कम लिया है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है वो भी जानेंगे। संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे आगे, उनसे हम एक एक अपडेट लेंगे, हर एक सीट का आपका ब्यौरा बताएंगे, समीकरण आपको बताएंगे। लेकिन जो फिलहाल अपडेट आया है कि छत्तीसगढ़ में 30 नाम और मध्य प्रदेश में 144 नाम। बीजेपी फिलहाल 136 पर, यानी कि बीजेपी के 136 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने पहली सूची जारी की, लेकिन पहली सूची में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों को एक साथ मैदान में उतार दिया है। आपको एक एक करके अपडेट भी लगातार बता देते हैं, एक एक सीट का आपको ब्यौरा यहां बताएंगे कि आखिर किस उम्मीदवार पर भरोसा कांग्रेस ने जताया है। सबसे पहले कसरावत से कांग्रेस की ओर से सचिन यादव, खरगोन से रवि जोशी, भगवानपुरा से केदार दावार, राजपुर से बाला बच्चन, बड़वानी से राजन मंडोई और बुधनी से विक्रम मस्तल, तो बालाघाट से अनुभव मंझारे को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। और भी कई नाम हैं, एक एक कर अपडेट लेंगे और हर एक सीट का ब्यौरा भी जानने की कोशिश करेंगे। संवाददाता प्रखर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रखर, बीजेपी 136 पर, कांग्रेस ने 144 के साथ में एक बड़ा ऐलान किया और 144 उम्मीदवारों को पहली लिस्ट में अपने जगह दे दी है। क्या क्या अपडेट और किस उम्मीदवार को कहां से उतारा है, कितनी बड़ी टक्कर दोनों पार्टियों में? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की अब पहली लिस्ट लगातार जो लंबे इंतजार के बाद अब जारी हुई है। 144 सीटों पर कांग्रेस ने एक बार में ही जो है नाम फाइनल कर दिए। 2 दिन तक लगातार जो बैठक दिल्ली में चली केंद्रीय चुनाव समिति की, उसके बाद ये जो लिस्ट आज सुबह तड़के ही कांग्रेस ने जारी कर दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए बड़े जो जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि पहली सूची में मौजूदा विधायकों के साथ जो दल बदलू नेता है उनको भी जगह मिल सकती है, तो जो 144 नाम है उसमें हमें वही मुजाहिरा देखने को मिला। चाहे अगर हम बात करें बड़े नामों में, कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार अगर बात की जाए तो 2018 में कमलनाथ जो है विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव के बाद विधायक बने थे। और इस बार जो है पहली सूची में कमलनाथ का नाम शामिल है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भोपाल, इंदौर समेत ग्वालियर, जबलपुर के लिए भी जो पहली लिस्ट में
प्रत्याशी जोड़े गए हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल की 2 सीटों पर नाम तय किए गए, जिसमें सिटिंग विधायक जो है आरिफ मसूद, उन्हें भोपाल मध्य से उतारा गया है। वहीं दूसरी तरफ नरेला से मनोज शुक्ला को टिकट दी गई है। देखिए, बड़े नामों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से बात कर रहे थे, लगभग जो है वैसी ही लिस्ट सामने आई है। जो मौजूदा विधायक है, दिग्गजों के नाम अगर हम बात करें तो कमलनाथ के अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, विक्रांत भूरिया, बाला बच्चन, ओमकार सिंह मरकाम, तरुण भनोट, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जैसे मौजूदा जो दिग्गज नेता है, मौजूदा विधायक है, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम सुबह भी बात कर रहे थे कि जो दल बदलू है उनका क्या होगा, तो दल बदलुओं को भी पहली सूची में जगह दी गई है। लगभग देखिए, अगर बात की जाए तो जो कुछ दल बदलुओं के नाम अगर हम सामने देखें तो जो लिस्ट में जो अभी दिख पा रहे हैं उसमें देखिए कई सारे दिग्गज मौजूद है। चाहे अगर हम बात की जाए तो कई सीट है, जैसे अवधेश नायक को दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई और ऐसे जो दल बदलू है उनको टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक हाई प्रोफाइल सीट की बात की जाए, बुधनी की बात की जाए, मुख्यमंत्री चौहान की परंपरागत सीट बुधनी से भी टिकट जारी कर दिया गया। यानी कि देखिए, बुधनी से जो लड़ने वाले जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, विक्रम मस्ताल, जो जिनकी एक हिंदूवादी छवि के रूप में जिन्हें देखा जाता है, खासतौर पर बॉलीवुड में एक्टर रहे हैं, फिर कांग्रेस ज्वाइन की है, लगातार नर्मदा को लेकर आंदोलन में सक्रिय दिखाई पड़ते रहे और अब उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी विधानसभा से टिकट दिया गया है। तो साफ तौर पर कांग्रेस की जो पहली सूची आई है उसके बाद काफी जो नामों पर लेकर जो है वो जो संशय की स्थिति थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। काफी कांटे की टक्कर भी दिखाई दे रही है कई सीटों पर, जिस तरीके से दिग्गजों को भी टिकट दिया गया है। तो साफ हो जाता है कि इस बार अब कांग्रेस ने भी अपना दांव खेला है। 136 पर जहां बीजेपी ने 4 सूचियां जारी की, एक बार में ही 144 नामों को जारी करके कांग्रेस एक मास्टर स्ट्रोक की तरह खेलना चाह रही है। जी बिल्कुल। और प्रखर, मैं लगातार देख भी पा रही हूं लिस्ट में कि इस बार वाकई में बीजेपी कांग्रेस ने अपने लिस्ट जो है वो बीजेपी के अनुसार ही जारी की है। चूंकि बीजेपी ने भी अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा था, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं काट ढूंढ रही थी, इसलिए इतना समय लग गया। और जब कांग्रेस ने लिस्ट जारी की तो सीधे 144 नाम, और 144 नाम में भी अगर हाई प्रोफाइल कुछ सीटों पर अगर हम बात कर लें तो बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रतिद्वंदी विक्रम मस्तल, एक बड़ी चुनौती वाकई में यहाँ कांग्रेस के लिए होगी। बालाघाट में अनुभव मंजोरे, भोपाल मध्य की जिस तरह से आपने बात कही है कि आरिफ मसूद, इंदौर एक में संजय शुक्ला, कैलाश विजय वर्गीय का प्रतिद्वंदी। क्या लगता है कि कांग्रेस की जो लिस्ट आई है और कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी हैं वो बीजेपी के टक्कर वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही सूचियों में अगर बात की जाए तो बिल्कुल हेड ऑन कंपटीशन हमें कई हाई प्रोफाइल सीटों पर। देखिए, संजय शुक्ला, जैसा आपने जिक्र भी किया, कैलाश विजयवर्गीय के सामने टिकट दिया है। संजय शुक्ला के बारे में देखिए, कहा जाता है कि इंदौर की एक जो इंदौर 1 विधानसभा है, एक व्यक्ति के साथ उनका पर्सनल टच, जो उनका जनसंपर्क लगातार बना रहता है। तो इस तरीके से लगातार जो लोग जनसंपर्क, जो लोग लोगों के साथ मौजूद रहते हैं, जिनका कनेक्ट अच्छा है, उन नामों को जगह दी गई है। खासतौर पर अगर जिस तरीके से हम 144 नामों में देख पा रहे हैं जो नाम है, खासतौर पर देखिए 7 केंद्रीय नेतृत्व के लोगों को मौका दिया था बीजेपी ने। चाहे 3 केंद्रीय मंत्री की बात की जाए, सांसदों की बात की जाए, महासचिव की बात की जाए, तो उसी लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी की लिस्ट, चाहे इंदौर 1 की संजय शुक्ला की बात की जाए, तरुण भनोट की बात की जाए, तो ये तमाम वो नेता, बिल्कुल उन 7 जो नेताओं की बात की जा रही थी, तो उनकी काट के तौर पर ही जो है ये कांग्रेस की सूची आई। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की सूची आई थी, कमजोर सीटों को समाविष्ट करके मौजूदा विधायकों को, कम अंतर के लोगों को अलग अलग सूचियों में जगह दी थी, वैसे ही अगर हम इस 144 नामों को विवेचना करें, 144 नामों को देखें, तो इसमें वो कॉम्बिनेशन साफ तौर पर नजर आता है। जिस तरीके से सीटों का अगर नजारा देखे, चाहे अगर बात की जाए जो छिंदवाड़ा है, गढ़ है,
है कांग्रेस का लगातार, तो इस तरीके की जो सीटें लगातार कांग्रेस के पक्ष में रही है उन पर भी नाम है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी सीटें जो कमजोर हैं उपचुनाव में, जिनको देखा हम सुर्खी की बात कर ले, सुर्खी उपचुनाव में कांग्रेस के हाथ से गई थी, उस पर भी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये पूरी कोशिश कर रही है कि 2018 के परिणाम जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में थे उसी तरह 2023 में भी आए। देखने वाली बात होगी। खैर वो तो जनता किस पर भरोसा जताती है। बने रहिएगा, आपसे और अपडेट लेंगे। दामिनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रायपुर से। दामिनी, आपकी ओर रुख करूंगी मैं। अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो 30 उम्मीदवारों पर भरोसा जता दिया है। पाटन में चाचा भतीजे आमने सामने, इसके अलावा भी कई बड़े यहां दिग्गजों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। क्या हर एक सीट का क्या ब्यौरा, क्या विश्लेषण? देखिए, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है अपनी लिस्ट को लेकर लगातार अलग अलग बैठकें जो है वो कर रहे थे, जिसके बाद आज नवरात्रि के पहले दिन ही जो लिस्ट है वो जारी की गई है। 13 मंत्रियों को जो नाम है वो शामिल है। और आपको बता दें कि इन 13 मंत्रियों के नामों में अगर हम बात करें तो खास बात यह है कि जो सांसद है दीपक बैजू से भी मौका जो है वो दिया गया है। तो उन्हें मौका देना मतलब साफ जाहिर है कि अगर पीसीसी चीफ खुद जहाँ पे चुनाव अध्यक्ष के रूप में जहाँ पे चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी लड़ते हैं, वही अब खुद भी चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि अब एक बेहद ही खास जिस तरह से कांग्रेस में रुख है वो नजर आ रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट जो है वो बेहद ही खास हो चुकी है, क्योंकि राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को सीट में मतलब प्रत्याशी बनाया जाना मतलब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ खड़े करना। और ये अगर हम बात करें सीटों की तो लगातार जिस प्रकार से सीटें जारी हुई है और जिस प्रकार से टिकटें मिली है वो बेहद ही खास मानी जा रही है आगामी दिनों को चुनाव के लिए, क्योंकि 13 ऐसे लोग हैं जिन्हें 13 ऐसे मंत्रियों को मौका दिया गया है जो कि अपने क्षेत्र में दिग्गज माने जाते हैं। और टीएस बाबा का नाम जो है वह भी शामिल है, तो कि आने वाले समय में चुनाव जिताने के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका जो है वो निभा सकती है। और इसीलिए यह जो सूची है वो बेहद ही खास मानी जा रही है। बिल्कुल दामिनी, और देख पा रहे हैं कि पाटन से जिस तरह से चाचा भतीजे का इस बार चुनाव रहेगा, यानी कि जो सियासी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप भी ले रही है। क्या माना जाए कि बीजेपी की अभी तक जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उनकी ही टक्कर में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं? देखिए, अगर हम बात करें विधानसभा पाटन की तो पाटन में भी जो सीटों पे उतारे गए हैं वो बेहद ही खास है, क्योंकि पाटन में एक बार फिर जो बघेल परिवार जो है आमने सामने होने वाला है, जिसमें चाचा भतीजा आमने सामने होंगे। वही आपको एक खास बात और भी बता दूं कि ताम्रध्वज साहू जिन्हें दुर्ग ग्रामीण से सीट में उतारा गया है वह एक दिग्गज माने जाते हैं। जब बीजेपी की लहर आई थी, जब मोदी लहर आई थी, उस वक्त भी वह टिके रहे और उस वक्त भी वह चुनकर जो है नेता के रूप में जो है वो निकल कर आए थे। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति जो है वो अब वर्तमान में देखने को मिलेगी, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पाटन के जो विजय बघेल है वो आमने सामने रहेंगे और अपनी चुनावी लड़ाई जो है वो लड़ते नजर आएंगे, जहां पर दोनों ही प्रत्याशी जो है टक्कर के जो है माने जाते हैं। और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कितना जो है वो खरा उतर पाते हैं और विजय बघेल की क्या कुछ स्थिति जो है वो नजर आती है इस दौरान चुनाव में। बिल्कुल दामिनी, आपने सही कहा कि वाकई में इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है दोनों ही पार्टियों के बीच में। देखने वाली बात होगी किस पर जनता भरोसा जताएगी, चूंकि यात्राएं भी काफी निकाली गई हैं और कोशिश भी की गई है अपने पक्ष में माहौल बनाने की। बने रहिएगा, आपसे आगे और भी अपडेट्स लेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों के साथ अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कई बड़े नाम देख पा रहे हैं हम इस सूची में कांग्रेस की ओर से, और ये भी देखा गया है कि ज्यादातर पुराने नेताओं पर ही भरोसा कांग्रेस ने जताया है। और अगर सीटों की यहां बात करें, विवरण यहां पर यदि हम दें तो बुधनी से विक्रम मस्तल, बालाघाट से अनुभव मुंजारे, नरेला से मनोज शुक्ला जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री, विश्वास कैलाश सारंग के प्रतिद्वंदी कहे जाएंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आगे जानकारी और लेंगे। एक सीट का ब्यौरा भी लगातार आपको देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। इसके अलावा प्रखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड पर। सबसे पहले शरद जी मैं आप ही के पास आऊंगी। एक लंबा इंतजार कांग्रेस ने जरूर यहाँ करा दिया, लेकिन 144 नामों के साथ में अपनी पहली सूची जारी कर दी। बिल्कुल ठीक कहा है नैन्सी आपने, और इस लंबे इंतजार की जो वजह थी वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई थी कि क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे थे और उस वजह से कांग्रेस ने कई स्तर का जो मंथन है वो किया, लेकिन जो सूची है वो जारी नहीं की। आज क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और पहले से ये निर्धारित हो गया था कि जो नाम है वो नवरात्रों में जारी होंगे, या सूची कहें कि पहली जो सूची है कांग्रेस की वो नवरात्रों में आएगी, क्योंकि जो शुभ कार्यों की शुरुआत है वो आज से मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है श्राद्ध पक्ष में कोई ऐसा शुभ कार्य
नहीं करते हैं। ये एक वजह जो है सूची देर होने के पीछे की मानी जा रही थी। हालांकि राजनीतिक तौर पर कई सवाल इस तरीके के भी खड़े हुए कि क्योंकि नामों पे मंथन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नाम तय नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से ये देरी हुई है। लेकिन कुल मिला के जैसा कि आपने कहा भी कि 144 जो नाम है वो इस सूची में तय कर दिए गए हैं। जहाँ तक बात सूची के विश्लेषण की करें तो 144 के 44 करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा लंबा समय होगा, लेकिन प्रमुख जो सीटें जिन पर सबकी नज़रें रहेंगी उन सीटों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो सूची है वो ये दिखाती है कि कांग्रेस ने काफ़ी जो मंथन है वो नामों को लेकर किया है, और उसके वो बड़े नाम जो यहाँ तक भी कह चुके थे कि शायद वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनको भी मैदान में उतारा गया है। उसमें मैं सबसे पहले नाम उल्लेखित करना चाहूँगा डॉक्टर गोविंद सिंह का, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। और मुझे याद है कि पिछली बार का जब चुनाव हुआ 2018 का और वो चुनाव जीते थे, उसके बाद में उन्होंने ये ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है और अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री भी बनाया गया, और हालांकि वो सरकार कुछ समय के लिए ही चल पाई, 15 महीने के लिए, लेकिन वो सरकार चली गई और फिर जो है उनको विपक्ष में आना पड़ा और उनका संघर्ष जारी रहा। फिर बाद में उनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया। लेकिन ये जो सूची है उसमें 6वें नंबर का जो नाम है लाहौर से डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम है, और गोविंद सिंह इस बार फिर से एक बार चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय हो गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा में दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा समय तक विधायक रहने वाले व्यक्ति हैं। इनसे ज़्यादा 8 बार का जो रिकॉर्ड है वो गोपाल भार्गव, जो मौजूदा पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी कि उनका 9वां टर्म हो जाएगा विधानसभा चुनाव लड़ने का, और डॉक्टर गोविंद सिंह का ये 8वां टर्म हो जाएगा। लाहौर जो उनकी पारंपरिक सीट है वहीं से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जो एक प्रमुख नाम, इसमें मैं पहले पेज से एनालिसिस कर रहा हूँ, आगे और भी नाम है, तो उसमें डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम तय कर दिया गया है। इसके अलावा शिवपुर से बाबू जंडेल, जैसा पहले से ही निर्धारित था, नाम है। विजयपुर से रामनिवास रावत का। रामनिवास रावत इससे पहले का जो चुनाव है वो हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उनको उतारा है मैदान में। तो रामनिवास रावत कद्दावर नेता हैं ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पार्टी के, तो उनको दोबारा से टिकट दिया गया है। सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा, जौरा से पंकज उपाध्याय और अटेर से हेमंत कटारे। अटेर का उल्लेख करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अटेर भिंड ज़िले की एक विधानसभा सीट है, और यहाँ से जो कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद भदौरिया, वो चुनाव लड़ते हैं। तो अरविंद भदौरिया का टिकट बीजेपी ने तय कर दिया है। अरविंद भदौरिया का जो मुकाबला है वो हेमंत कटारे से होगा। हेमंत कटारे के बारे में मैं आपको बता दूं, स्वर्गीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो हैं सत्यदेव कटारे थे, माफ़ कीजिएगा, उनके ये बेटे हैं, और इन्होंने जो बाई इलेक्शन हुआ था उनके निधन के बाद वो एक बार जीता था, और उसके बाद में जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो चुनाव अरविंद भदौरिया से, जो अभी मौजूदा वक्त में कैबिनेट मंत्री हैं, सहकारिता विभाग के मंत्री हैं, बीजेपी ने फिर से उनको मैदान में उतारा है, उनके खिलाफ में चुनाव लड़ा था और चुनाव वो हार गए थे। लेकिन एक बार फिर से अटेर का सेम मुकाबला जो हमने 18 में देखा था वो मुकाबला दोबारा से जो है देखने को मिलेगा। तो ये हेमंत कटारे वर्सेस अरविंद भदौरिया, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं मध्य प्रदेश की, उसमें से एक सीट ये है। मेहगांव में राहुल भदौरिया को उतारा गया है। ग्वालियर रूरल साहब सिंह गुर्जर। ग्वालियर रूरल भी एक महत्वपूर्ण सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, और वो इस वजह से भी है क्योंकि ग्वालियर रूरल सीट से मौजूदा वक्त में जो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, वो विधायक हैं उस सीट से। और अभी जब बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी की थी, जिसमें ज़्यादातर जो मंत्री हैं 24 मंत्रियों को जो टिकट दिया गया था, उनमें भी भारत सिंह कुशवाहा का नाम शामिल था। तो यानी कि भारत सिंह कुशवाहा का जो मुकाबला है, अगर हम वर्सेस में देखें तो साहब सिंह गुर्जर के साथ में होगा, क्योंकि ग्वालियर रूरल से कांग्रेस ने साहब सिंह गुर्जर को, ये किसान मोर्चा के भी जो प्रमुख नेता हैं वो साहब सिंह गुर्जर हैं कांग्रेस पार्टी के, और वहाँ पर काफ़ी एक्टिव भी हैं। हालांकि यहाँ से कई और प्रमुख नेताओं की भी कांग्रेस से दावेदारी मानी जा रही थी, जिसमें एक नाम अशोक सिंह का भी चल रहा था, वहाँ के बड़े नेता हैं। केदार कंसाना का भी एक नाम चल रहा था कि वो भी ग्वालियर रूरल से अपनी जो दावेदारी है वो कर रहे हैं। तो ग्वालियर रूरल से लेकिन ये तय हो गया है कि साहब सिंह गुर्जर, यानी कि साहब सिंह गुर्जर का जो मुकाबला है वो अब किससे होगा? भारत सिंह कुशवाहा से।
तो ये जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, जो मंत्रियों की सीट्स हैं, उनके बारे में विशेष तौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। ये हुआ है ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार। सतीश सिकरवार वो नाम है, अगर आपको याद हो, इससे पहले बीजेपी में थे वो, लेकिन जब बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला तो फिर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, और फिर कांग्रेस पार्टी में टिकट मिलने के बाद वो वहाँ से विधायक चुने गए और अब कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। बाद में जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे तो इनकी जो पत्नी है वो भी ग्वालियर की मेयर चुनी गई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सीट है, ग्वालियर ईस्ट यानी कि ग्वालियर पूर्व, वहाँ से सतीश सिकरवार अब चूंकि कांग्रेस में आ चुके हैं तो कांग्रेस के एक बड़े नेता बन चुके हैं और एक बार फिर से वो ही इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। ग्वालियर पूर्व सीट को अभी तक बीजेपी ने होल्ड करके रखा हुआ है, यानी कि बीजेपी की अब तक की जो सूचियां आई हैं उसमें ग्वालियर पूर्व से नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। हालांकि वहां से जो दावेदारियां हैं वो मुन्ना लाल गोयल, वो भी पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में थे, सिंधिया समर्थक नेता हैं, लेकिन वो सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ तो वो वहाँ से हार गए थे। सतीश सिकरवार ने ही उनको वहाँ से हराया था। तो ग्वालियर पूर्व सीट का जो समीकरण है वो इस तरीके का है। ग्वालियर दक्षिण पिछली बार की सबसे चर्चित सीट थी, क्योंकि सबसे कम मार्जिन से जो जीत हुई थी प्रवीण पाठक की, वो ग्वालियर दक्षिण से हुई थी, और इस बार फिर से ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया है। इसके पीछे का जो अगर हम गणित देखें तो माफ़ कीजिएगा, जब इससे पहले कि जब बाई इलेक्शन हुए थे तो माफ़ कीजिएगा, जब 18 के चुनाव हुए थे तब की बात कर रहा हूँ, तो समीक्षा गुप्ता जो बीजेपी की बड़ी नेता थी, ग्वालियर की मेयर भी थी, वो नारायण सिंह कुशवाहा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वहाँ के कद्दावर नेता हैं ग्वालियर दक्षिण सीट के, वो उनके मुकाबले में बागी हो गई थी समीक्षा गुप्ता, और जब समीक्षा गुप्ता मैदान में आ गई तो उसका नुकसान नारायण सिंह कुशवाहा को हुआ, और इन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा प्रवीण पाठक को मिला था, और प्रवीण पाठक वहाँ से चुनाव जीत गए थे। सबसे कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीबन 117 या 118 मतों से ही उनकी जीत हुई थी। यहाँ ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ग्वालियर दक्षिण सीट से यानी कि साउथ से अभी तक बीजेपी ने अपने नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो ग्वालियर दक्षिण से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रवीण पाठक जो पहले मौजूदा वक्त में सिटिंग सीट है कांग्रेस की, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। भितरवार से लाखन सिंह यादव, ये मंत्री रहे जब कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से लगातार 2 चुनाव वो जीत रहे हैं। लाखन सिंह यादव कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन जब सरकार गई तो फिर उनको पद छोड़ना पड़ा था और वो उनको विपक्ष में आना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने भितरवार से लाखन सिंह यादव को ही चुनाव मैदान में उतारा है। भितरवार भी ग्वालियर जिले की ही एक सीट है नैन्सी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और जो महत्वपूर्ण सीट है और हाई प्रोफाइल सीट में से मानी जाएगी, डबरा आरक्षित सीट है, एससी आरक्षित सीट है। यहाँ से बीजेपी ने इमरती देवी को चुनाव मैदान में उतारा है और उनके मुकाबले में सुरेश राजे मैदान में होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि किस तरीके से जो इन दोनों के बीच की जो तकरार है वो आपस में देखने को मिली थी, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हुआ, फिर एक ऑडियो भी वायरल हुआ उन दोनों के बीच में। और यहाँ ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और दोनों की पार्टियां बदल गई हैं। जो पहले कांग्रेस में इमरती देवी थी तो वो बीजेपी में हैं, और सुरेश राजे जो पहले बीजेपी में थे वो अब कांग्रेस में हैं। तो लेकिन ये जो मुकाबला है वो दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि सुरेश राजे ने ही बाई इलेक्शन में इमरती देवी को हराया था। तो ये एक महत्वपूर्ण है। सिवड़ा से घनश्याम सिंह जो है वो चुनाव मैदान में होंगे। भांडेर से फूल सिंह बरैया, ये पहले बीएसपी में भी रहे हैं और फूल सिंह बरैया लेकिन कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अभी हाल ही में काफ़ी चर्चित रहे जब उनका अधिकारियों को लेकर एक बयान सामने आया था कि वो थाने में जो है उल्टा लटका देंगे अगर उनकी जो है सरकार आ जाएगी, अगर अधिकारी नहीं सुधरते। इस तरीके के जो बयान है हाल ही में बहुत चर्चित रहे। तो फूल सिंह भरैया भांडेर से, ये भी आरक्षित सीट है, दतिया जिले की एक सीट है। और दतिया से अवधेश नायक यानी कि जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं उनके खिलाफ में ये चुनाव लड़ेंगे। ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। करेरा, ये भी एक आरक्षित सीट है और प्रागीलाल जाटव को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण ये है नैन्सी देखने वाली कि चाहे हम करेरा की बात करें, पोहरी की बात करें, शिवपुरी की बात करें, पिछोर की बात करें, कोलारस की बात करें,
यहाँ पर एक नाम जो बैजनाथ सॉरी रघुवंशी उनका जो नाम है वो वीरेंद्र रघुवंशी, माफ कीजिएगा, उनका नाम यहाँ नजर नहीं आ रहा है, जबकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि संभव है कि वीरेंद्र रघुवंशी को इनमें से किसी एक सीट से चुनाव, क्योंकि करेरा तो हालांकि आरक्षित सीट है तो वहां से तो उनका चुनाव लड़ने का बनता नहीं था, लेकिन शिवपुरी या कोलारस की जो सीट थी इन दोनों में से किसी एक सीट पे माना जा रहा था। बिल्कुल, और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी भी थी वीरेंद्र रघुवंशी जी ने, तो उसके बाद से ये कयास और भी ज्यादा तेज हो गए थे कि शायद सॉरी माफ कीजिएगा, जब कांग्रेस में उन्होंने घर वापसी की थी तो कयास तेज हो गए थे कि शायद शिवपुरी से वो लड़ सकते हैं, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया अब चुनाव लड़ने से मना कर रही है, तो एक बड़ा प्रतिद्वंदी ये माना जा रहा था, लेकिन टिकट नहीं दिया, एक बड़ा संशय बन गया है ये। बिल्कुल, और अगर उनको टिकट अभी तक जितनी मैं सूची देख पाया हूं, क्योंकि वो इसी क्षेत्र से आते हैं तो संभावित उनको यहीं से टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला, लेकिन शिवपुरी से केपी सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि उनकी सीट बदली है उन्होंने, तो केपी सिंह जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जैसा आपने कहा भी कि यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ने से माफ कीजिए मना कर चुकी हैं, तो अब यहाँ से बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा ये जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि वीरेंद्र रघुवंशी आखिरकार अब उनका क्या होगा, क्योंकि इसमें जो नाम है वो अभी तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसी तरीके से कई और महत्वपूर्ण सीटें चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह जो दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके भाई हैं, उनको फिर यहीं से वो अभी भी इसी सीट से विधायक हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री भी रहे जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें, तो जयवर्धन सिंह को फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ाया गया है। अशोकनगर से हरिबाबू राय जो है उनको जो चुनाव है वो यहाँ से लड़ेंगे, और कई महत्वपूर्ण सीटें। अच्छा, सुर्खी की अगर हम बात करें तो माफ़ कीजिए, सुर्खी भी एक महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से नीरज शर्मा चुनाव लड़ेंगे, और सुर्खी से जो अभी मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत वो चुनाव मैदान में है, उनका जो टिकट है वो तय कर दिया है बीजेपी ने, तो वो यहाँ से चुनाव मैदान में होंगे। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से एक सीट का यहाँ पर ब्यौरा दिया है, और वाकई में देखने वाली बात होगी कि आखिर अब बगावती सुर कितने देखने को मिलते हैं, चूंकि 144 नाम दे दिए गए हैं, और जिस तरह से अभी एक नाम सामने आया वीरेंद्र रघुवंशी का, इसी उम्मीद के साथ उन्होंने पार्टी को वापस से ज्वाइन किया था कि शायद टिकट मिलेगा, टिकट नहीं दिया गया। क्या बगावती सुर देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। संवाददाता प्रखर लगातार बने हुए, एक बार उनका भी रुख कर लेंगे। प्रखर, यहाँ एक एक कर सीट का हमने विवरण जान दिया कि आखिर किस सीट से किस प्रत्याशी को उतारा गया है, और ज्यादातर देखा गया है कि कांग्रेस ने जो पुराने नेता हैं उन पर ही भरोसा जताया है, कोई नए युवा इस बार कांग्रेस अपनी जो सूची है उसमें ज्यादा लेकर नहीं आई है। अगर आपके हिसाब से माने तो कितनी कॉम्पिटिटिव सूची दोनों ही पार्टियों के बीच में ये रहेगी? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस की जो सूची आई है कमोवेश जो नाम है वो वही पुराने दिग्गजों के नाम है, लेकिन देखिए अगर बात की जाए उम्र के लिहाज से, जैसा आपने युवा चेहरों की बात की, लगभग 65 टिकट ऐसे नेताओं को मिले जिनकी उम्र जो है वो 50 साल से कम है, यानी कि युवा चेहरों को भी इन 144 में मौका मिला है। वहीं अगर देखिए कॉम्पिटिटिव ये लिस्ट जरूर बीजेपी से होगी, क्योंकि देखिए जो जातिगत समीकरण है को भी पूरी तरीके से ध्यान में रखकर ये सूची आई है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो देखिए 144 में से 39 नाम जो है वो ओबीसी वर्ग के हैं। वही अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति के 22 और अनुसूचित जनजाति के 30 उम्मीदवारों को जगह दी गई है, और इसमें देखिए महिलाओं को भी 19 महिलाओं पर भी भरोसा कांग्रेस यहाँ जताती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अल्पसंख्यक की अगर बात की जाए तो 6 अल्पसंख्यक नेता है, 5 जैन और 1 मुस्लिम उम्मीदवार को इस 144 की सूची में जगह दी गई। तो साफ तौर पर देखिए हर उस समीकरण को, हर उस फॉर्मूले पर इतने लंबे मंथन के बाद ध्यान में रखा गया है, ताकि जो 2018 का जिस तरीके से शरद सर भी बता रहे थे कि 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस आई थी वो रिपीट हो सके, वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। चाहे जातिगत समीकरणों की बात की जाए, उम्र के समीकरणों की बात की जाए, वही ये समीकरण
समीकरण ये भी दिखाते कि किस तरीके से जो कांग्रेस मुद्दे उठाती रही युवाओं के और अल्पसंख्यकों के, उन तमाम वैसे ही चेहरों को कहीं ना कहीं जगह भी अपनी लिस्ट में दी गई है। तो साफ तौर पर एक मैसेजिंग देने की कोशिश भी इस लिस्ट से समझी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे कांग्रेस के रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं जनता का जो मुहर है वो लगने की बहुत जरूरत है। वो 150 का जो लक्ष्य रखा है, वो जब जनता की मुहर लगेगी तो एक तरीके से मैसेजिंग देने की भी, संदेश देने की कोशिश की गई है इस सूची में। चाहे ओबीसी की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, महिलाओं युवाओं की बात करें, तो बिल्कुल दिग्गजों के साथ इन तमाम वर्गों को भी अपनी पूरी सूची में जगह दी गई। और वही जिस तरीके से एक एक सीट के विश्लेषण में सामने हम देख पा रहे थे अभी, जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों को बताया, बिल्कुल बीजेपी के सूची के अनुसार एक एक नाम पर काउंटर प्लान तैयार किया गया है। चाहे डबरा की बात की जाए, या ग्वालियर की बात की जाए, या भोपाल की बात की जाए, या लाहौर की बात की जाए, तमाम उन सीटों पर जो हाई प्रोफाइल है, जिनको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंस भी सकता है, और जो परंपरागत सीटें भी है, उन तमाम सीटों पर पूरी तरीके से जो है वो कांग्रेस ने ध्यान दिया है। और हर सीट पर जो है उम्मीदवार कड़ा उतारने की कोशिश हमें दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लिस्ट बिल्कुल इस बार, और कड़ा मुकाबला होने की बिल्कुल इस बार जो है संभावना इस पहली लिस्ट के बाद दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार देखिए हर वर्ग का भी ध्यान रखा गया है, और खास तौर पर दिग्गजों की इस बार सीट कांग्रेस ने बचा कर रखी है। दिग्गजों की सीट के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। शरद जी, मैं आपके पास एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। जैसा मैं प्रखर से भी वही बात कह रही हूँ कि कांग्रेस ने अपनी 144 सीटों का जो ऐलान किया है, नामों प्रत्याशियों के जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें देखा गया है कि दिग्गजों की सीट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। दिग्गजों पर भरोसा एक बार फिर से जताया। इसके अलावा जो भरोसेमंद लोग हैं उन पर एक बार फिर भरोसा, और आंतरिक सर्वे के हिसाब से ही रिपोर्ट दी गई, माफ कीजिएगा, आंतरिक सर्वे के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा किया गया। क्योंकि 2018 के परिणाम जब आए थे, उसके बाद 2020 में हुए कांग्रेस के साथ में जो फेरबदल हुआ था, कांग्रेस की सरकार चली गई थी, उससे कहीं ना कहीं सबक लेते हुए ये लिस्ट जारी की गई है। देखिए, जहाँ तक बात सर्वे की है नैन्सी, तो ये कहा गया है कि सर्वे 3 हुए हैं। एक सर्वे जो कमलनाथ ने खुद अपने स्तर से कराया है, दूसरा सर्वे जो AICC ने अपने स्तर से कराया है, और जो तीसरा सर्वे है वो खुद राहुल गांधी ने अपने स्तर पर कराया है। ऐसी चर्चाएं थी टिकट अनाउंस होने से पहले कांग्रेस पार्टी में। और जो 2 सर्वे थे, उन 2 सर्वे यानी कि कमलनाथ का सर्वे और AICC का सर्वे, उन पर चर्चा की गई। और उसके बाद में जो एक सर्वे है वो राहुल गांधी ने जो कराया था, उस सर्वे के आधार पर जो फाइनल नाम है वो तय किए गए हैं, जहां तक बात सर्वे की है। लेकिन जो बड़े चेहरों की आपने बात की है, तो निश्चित तौर पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष में है, और वो बड़े चेहरे जो उसके लिए कहीं ना कहीं पहले रण मैदान में रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस के लिए अच्छा जो प्रदर्शन है वो किया है, और कहीं ना कहीं जीत भी हासिल की है। जहाँ तक बात आप हाई प्रोफाइल सीट्स की कर रही थी, बड़ी सीट्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जितना मैं अभी तक देख पाया हूं, चुरहट से अजय सिंह राहुल भैया जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, उनको फिर से एक बार जो टिकट है वो दिया गया है। हालांकि पिछला जो चुनाव है, अजय सिंह राहुल भैया चुनाव अपना हार गए थे, और वो शरदेंदु तिवारी जो बीजेपी के हैं उनके मुकाबले में, तो उनका भी जो नाम है वो वहाँ से तय हो गया है। तो ये भी जो मुकाबला है फिर से उसी जो पैटर्न है उस पैटर्न पर देखने को मिलेगा। हिना कांवरे डिप्टी स्पीकर रही जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त में, तो लांजी से उनको फिर से एक बार में जो टिकट है वो दिया गया है। महत्वपूर्ण बात, हालांकि आप पहले भी इस बात की चर्चा कर चुकी हैं कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ फिर से मैदान में होंगे। बीच में ये खबर भी आई थी कि क्या कमलनाथ इस बार का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या पूरे प्रदेश में वो कैंपेनिंग करेंगे पार्टी के लिए। ये बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन इस सूची में एक बात फिर से तय हो गई है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, स्पष्ट है। और लांजी का जो आपने जिक्र किया कि हिना खनवारे को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी से राजकुमार कर्राहे यहाँ पर मौजूद हैं, और ये राजकुमार कर्राहे वही हैं जो 6 घंटे पहले कांग्रेस बीजेपी में शामिल हुए थे आम आदमी पार्टी से। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया था। हालांकि विरोध भी उनका काफी किया गया, क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो अब लांजी भी कहीं ना कहीं एक हॉट सेंटर बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। ऐसी जगह है जहाँ पर दल बदल हुआ है, तो दल बदल की वजह से फिर वो चाहे बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो,
नेताओं का, तो उनके जो मूल नेता हैं यानी मूल कैडर के नेता हैं जो इस बात की उम्मीद पाले बैठे थे कि वो संभव है कि उनको टिकट मिलेगा, और अगर उन्हें टिकट ना मिले और पैराशूट कोई उम्मीदवार आके टिकट हासिल कर ले तो फिर निश्चित ही उनकी नाराजगी है जो सार्वजनिक होना बन जाती है। एक और सीट नरेला से जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं मौजूदा वक्त में विश्वास सारंग, उनका टिकट बीजेपी ने फाइनल कर दिया है, तो उनका जो मुकाबला है वो मनोज शुक्ला से होगा। ये भी हाई प्रोफाइल सीट्स मानी जाएगी। जैसा मैं कह रहा हूँ, आपने कहा भी कि जो प्रमुख सीटें हैं उनके मुकाबले को देखें तो नरेला से मनोज शुक्ला चुनाव लड़ेंगे। वो भी उनके जो विश्वास सारंग है चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनके खिलाफ में। बैरसिया जो है वहाँ से श्रीमती जयश्री जो है वो चुनाव लड़ेंगी। बैरसिया से विष्णु खत्री को जो बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। भोपाल मध्य से आरिफ मसूद जो पहले से निर्धारित था नाम उनका। बिल्कुल शरद जी, मैं माफी चाहूंगी, आपको यहाँ रुकना चाहूंगी क्योंकि हम अपने दर्शकों को सीधा अब रुक कराएंगे छत्तीसगढ़ की ओर। रायपुर में संवाददाता दामिनी बंजारे बातचीत कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री जय सिंह देव जी से। देखिए, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी की है, जिसमें 13 मंत्रियों के नाम जो है वो शामिल है और खास करके जो उप मुख्यमंत्री है टीएस सिंहदेव, उनका भी नाम शामिल है। राजनांदगांव में पहला नया चेहरा जो है उन्हें मौका दिया गया है और काफ़ी कठिन इस बार का चुनाव माना जा रहा है और ऐसे में जो तैयारियां है वो काफ़ी ज़्यादा करी जा चुकी है। और आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस जो है नए चेहरों को भी मौका देने की बात कर रही थी, जिसकी वजह से पहली सूची में जो एक नया चेहरा है उन्हें मौका दिया गया, साथ ही महिलाओं को जो है वह भी मौका दिया गया है। और आपको बता दें कि इस बार के चुनाव को लेकर काफी जो तैयारियां हैं कांग्रेस की ओर से देखा गया था, क्योंकि बैठकों का सिलसिला लगातार जारी था। हमने देखा था कि दिल्ली में भी बैठक जो है वो लगातार हो रही थी और दिल्ली में बैठकों के बाद जो एक तरह से चर्चा है वो की जा रही थी, जिसके बाद अब पहली सूची जो है वो आई है जिसमें 30 नाम जो है वो शामिल है और 30 में से 13 मंत्रियों के नाम शामिल है। हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी हैं, हम उनसे ही जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, बधाई सबसे पहले आपको कि आपको फिर मौका मिला है। क्या इस बार आलाकमान के विश्वास पे आप खरे उतर पाएंगे? क्या कुछ चुनौतियां इस बार मान रहे हैं? धन्यवाद। और सर्वप्रथम आपको और सभी दर्शकों को नवरात्र की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीत पाना मेरे हाथ में नहीं है, ये तो मतदाताओं के हाथ में है। हमारे साथियों का मान सम्मान पार्टी ने किया, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया चली जिसमें सर्वे हुए, अनेकों सर्वे हुए और उस सर्वे के बाद नाम जिनके आ रहे हैं तो वो साथियों का, हमारे मतदाताओं का, क्योंकि आमजनों से भी बात की, पार्टी के साथियों से भी बात की और उसके बाद नाम आ रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये मानता हूं कि पार्टी ने उन लोगों का, क्षेत्र के लोगों का, नागरिकों का, पार्टी के साथियों का सम्मान किया कि उनकी भावनाओं के अनुरूप उम्मीदवार दिया है। प्रयास यही रहेगा कि मैं निराश न करूं, लोगों का साथ ले सकूं और चुनाव में जीत के पुनः सरकार का हिस्सा बन सके। सर, राजनांदगांव से जहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह खड़े होंगे, वहीं से आपने गिरीश देवांगन को टिकट जो है कांग्रेस ने दिया है, तो क्या वह खरा उतर पाएंगे? कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए रहेगी इस बार? नया नाम एकदम से है जो पहले सोच में नहीं था। मंथन जो मैंने कहा कि सर्वे हुए हैं, तो कई सर्वेों में ये बात आई होगी कि ये अच्छे प्रत्याशी वहां से हो सकते हैं। वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के संगठन का काम 10 सालों से देखते रहे हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं और मुझे लगता है कि अच्छी टक्कर रमन सिंह जी को देंगे और जीतेंगे, ऐसी हम सबकी शुभकामना भी है और कामना भी। सर, अंतिम सवाल मैं ये ले लेती हूँ कि अभी लगातार पहली लिस्ट तो जारी हो गई है, दूसरी लिस्ट को लेकर भी अब कैसे लगाई जा रही है, तो दूसरी लिस्ट का क्या इंतजार रहेगा और इसमें कितनी महिलाओं को और कितने जो लोग हैं उन्हें मौका दिया जाएगा? क्योंकि इसमें महिलाओं को मौका जो है वो दिया गया है, सावित्री मंडावी और समिति। कोशिश पार्टी के अंदर यही हो रही है कि अधिक से अधिक हम एक जो टारगेट रखा था कि 2 महिला औसतन प्रति लोकसभा 20-22 के आसपास का, तो 20 के कितना हम नजदीक रह सकते हैं। मैं देख रहा था कल एक अखबार में छपा है कि कांग्रेस 25% कम से कम महिलाओं को देने की कोशिश कर रही है। तो मेरे मन में तो जो टारगेट है कम से कम 20% भी अगर हम दे सके तो एक अच्छा प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलेगा। भाजपा ने सांसदों को टिकट दिया था और कांग्रेस में भी ये फॉर्मूला अपनाया गया है, दीपक बैज को मौका दिया गया है और अब दूसरी लिस्ट में भी ऐसे लगाई जा रही है कि सांसदों को फिर उतारा जाएगा। कैसे देखते हैं? बतौर सांसद उनको नहीं दिया गया, वो वहां से सबसे बेहतर प्रत्याशी हैं। इस बात का जब आकलन हुआ तब ये निर्णय हुआ कि
दीपक बैज जी को वहां से दिया जाए। तो आने वाले समय में कितना टारगेट सर अंतिम सर? और वो तो पहले भी विधायक थे, वहीं से विधायक थे, उनको उल्टा विधायक से सांसद के लिए लड़ने का मौका मिला था। टारगेट कितना रहेगा इसका? टारगेट कम से कम 2/3 और 75 पार वाली बात तो है ही है। जैसे कि आपने खुद भी सुना, ये थे हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि 75 पार इस बार कांग्रेस फिर से लाने वाली हो और इस पहली लिस्ट से ही जो कयासें हैं वो लगाई जा रही कि दूसरे लिस्ट में भी महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा, साथ ही जो लोग हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा।